फ्रेंड्स, सप्ताह के पहले दिन का कारोबारी सत्र यानी सोमवार का दिन बाजार के लिए बहुत ही मुसीबत भरा साबित हुआ है। कोरोना के बढ़ते हुए लगातार भयंकर मामलों ने पूरा बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है और फिर से उसी दौर पे आ गया है जहां से कोरोना की पहले दौर की शुरुआत हुई थी और अब सेकंड लहर उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। बहुत ज़्यादा लोग इस चपेट में आ रहे हैं और अब की बार ये इसके संक्रमण की संख्या भी दर ज़्यादा है और भयंकर तरीके से संक्रमित हो रहा है और इस समय फिर से भयंकर लॉकडाउन की संभावनाएं बनने लगी है। महाराष्ट्र तो पूरी तरह से लॉकडाउन की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। हो सकता है 1-2 दिन में ही वहाँ पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाए, तो इसने बाजार को सहमा दिया है। बहुत ज़्यादा डर में आ चुके हैं सारे शेयर और सबसे ज़्यादा दबाव है बैंकिंग शेयरों पे। भयंकर गिरावट है बैंकिंग शेयरों में और इसी वजह से पूरा का पूरे सेंसेक्स में भी भयंकर 1400-1500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो आगे क्या राह बन रही है? क्या इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर जो है उसको बेच के बाहर निकला जाए या फिर कोई और रास्ता भी अपना सकते? तो जानेंगे बाजार के बारे में आगे क्या रणनीति बन रही है, क्या बाजार में फिर तेजी लौट आएगी कल। इस वीडियो के माध्यम से हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, एक साल बाद फिर से भारतीय शेयर बाजार कोरोना की चपेट में आ गया है। बीएसई का सेंसेक्स आज सुबह ही 1400 अंक गिरकर 48,112 पर आ गया है। इस वजह से मार्केट कैप में 7 लाख करोड़ रुपीज़ की भारी कमी हो चुकी है। 15 मिनट में ही बाजार ने पूरी तरह से माहौल को बिगाड़ दिया है। पिछले साल कोरोना की वजह से 23 मार्च से बाजार में गिरावट दिखी थी, तब सेंसेक्स अपने निचले स्तर पर यानी 25,800 पर पहुंच गया था। हालांकि वहां से ये रिकवरी 52,000 तक हो गई थी, पर पिछले कुछ दिनों से गिरावट में है और आज ये 48,112 पर आज गया है। आज की गिरावट में जो प्रमुख योगदान है वो बैंकिंग सहित भारी शेयरों का है। सरकारी बैंकों के शेयरों में आज 10% तक गिरावट हो चुकी है। प्राइवेट बैंक के शेयरों में भी 6% गिरावट हो चुकी है। हालांकि फार्मा सेक्टर ने बाजार को अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। आरबीएल बैंक की बात करें तो करीब उसमें 194 पर अभी करीब 8% के आसपास यानी 7.94% की गिरावट हो चुकी है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 16.55 पर करीब 7.54% की गिरावट हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 68.70 पर 7.17% की गिरावट हो चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया में 69.25 पर 7.05% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 34.50 पर 7.01% की गिरावट हो चुकी है। पंजाब सिंध बैंक की बात करें तो 17.90 की प्राइस पर 7.01% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 859.65 पर 6.93% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और केनरा बैंक में 138.80 पर 6.69% की गिरावट हो चुकी है। तो सब जगह पे भयंकर गिरावट है, लगातार बाजार पूरी गिरावट में है। और इस समय अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 373 अंक नीचे बंद हुआ है। चीन का संघाई इंडेक्स भी 24 अंक नीचे गिरकर 3,425 पर आ गया है। कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1 अंक की मामूली गिरावट है और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स 37 पॉइंट की गिरावट है और जापान का निक्की इंडेक्स में 172 पॉइंट नीचे गिरावट में है। तो पूरे के पूरे जो एशिया के बाजार है वो भी गिरावट के साथ में चपेटे में है और उसकी वजह से जो एशिया के बाजार का भी इफेक्ट पड़ रहा है और सबसे बड़े हमारे घरेलू जो कारण है कोरोना का वो सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है और इस समय सिर्फ फार्मा सेक्टर ही तेज़ी में, बाकी सारे सेक्टर में गिरावट है। लेकिन शुक्रवार की बात करें तो अमेरिकी बाजार में तेज़ी देखने को हमें मिली थी। एफआईआई ने अच्छी खासी खरीदारी भी की थी फ्राइडे के दिन। एनएससी पर जो प्रोविजनल डाटा मौजूद है उसके हिसाब से 9 अप्रैल को विदेशी संस्था के निवेशक यानी एफआईआई ने करीब 653.51 करोड़ की खरीदारी की थी और हमारे घरेलू निवेशक डीआईआई ने 271.26 करोड़ की खरीदारी की थी। तो बाजार का सेंटीमेंट फ्राइडे को अच्छा था, लेकिन आज वो सारा का सारा बिगड़ चुका है और बैंकिंग सेक्टरों में ज़बरदस्त धुलाई चल रही है। तब बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से गिर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर और इस समय जो है बाजार को संभालने के लिए जो है सिर्फ फार्मा सेक्टर का ही बाजार को सहारा है। रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट पर बैन के बाद सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और पैथलैब शेयर में भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथ, थायोकेयर और मेट्रोपोलिस में 2 से 3% की जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। बैंकिंग और एनबीएफसी के शेयरों में बिकवाली का तगड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और आईओबी में सरकारी बैंकों में 7% के ऊपर गिरावट है और एनबीएफसी, OL&T फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और M&M फाइनेंशियल में भी 7 से 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो सारे फार्मा सेक्टर दबाव में है, बैंकिंग शेयर दबाव में है और उसके पीछे वजह है कोरोना। सुप्रीम कोर्ट के कई स्टाफ को भी कोरोना वायरस हो चुका है, तो इसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट की पूरी इमारत को भी सैनिटाइज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जज अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही केस की सुनवाई करेंगे।
तो मामला वहाँ भी बिगड़ चुका है। और आज TCS के नतीजों का इंतज़ार है। Q4 के नतीजों की आज से शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात, रुपया कमज़ोर होते जा रहा है डॉलर के सामने। करीब 75 के आसपास पहुंचने की संभावना बन चुकी है डॉलर के सामने रुपये की। अभी जो है 22 पैसे कमज़ोर होकर रुपया 74.74 के मुकाबले 74.96 के स्तर पर खुला था और करीब 8 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है हमारा रुपया। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कंज्यूमर सेक्टर पर राय देते हुए कहा है कि Q4 के नतीजों के बेहतर रहने की संभावना है। वही लागत में कमी से मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही सेक्टर की मांग वॉल्यूम के आंकड़े पर नजर रहेगी और उन्होंने कहा कि कंज्यूमर सेक्टर के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, डाबर, वरुण, एशियन पेंट्स, AB फैशन जैसे स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। और मॉर्गन स्टैनली ने कैडिला पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर को लक्ष्य उन्होंने 460 तय किया है। कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च का लंबी अवधि में असर संभव है और वही लॉन्च की खबर से बाजार ने डिस्काउंट कर दिया है। CLSA ने इन्फोसिस पर खरीदारी की रेटिंग दी है। शेयर का लक्ष्य उन्होंने 1660 का तय किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने 8,750 करोड़ से लेके 11,000 रुपीज़ का बायबैक कर सकती है और इस तरह कुल इक्विटी 1.1% से लेके 1.5% हिस्से का बायबैक का संभव है। इसलिए हालांकि बायबैक से EPS पर असर नहीं होगा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में EPS पर 0.5% से 0.6% का असर संभव है। और बाजार में बिकवाली नज़र आ रही है और सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट है। करीब 50 में से, निफ्टी के 50 में से 48 के करीब तो शेयर अभी गिरावट में है और निफ्टी के बैंक के सारे शेयर तो ऑलरेडी गिरावट में है और पूरे बाजार पे जो है वो गिरावट का जो असर है वो बैंकिंग शेयरों की वजह से ही हो रहा है। और इस समय आपको निवेश के लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। ब्रोकिंग कंपनी SMC ग्लोबल के मुताबिक निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए और ये हफ्ते भर में, मतलब तेज़ी के दौर में, ये आपको 18% का रिटर्न दे सकता है। तो आपको इस समय आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए। निचली प्राइस से आपको मौका मिले तो आपको खरीदारी करनी ही चाहिए। कंपनी ने हाल ही में ऑयल टू केमिकल सेगमेंट को अलग सब्सिडी बनाने का ऐलान किया। कई प्रोडक्ट में O2C कारोबार प्री कोविड लेवल पर भी पहुंच गया है। कंपनी का पेट्रोकेमिकल और रिटेल सेगमेंट के साथ डिजिटल सर्विस बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की जा रही है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत की चाल शेयर की दिशा तय कर सकती है। और साथ में आपको डाउनफॉल में सरकारी बैंकों के शेयरों में आपको निवेश की सलाह दी जा रही है और कहा जाए जैसी गिरावट होती है आप गिरावट में निचले भाव से सरकारी बैंकों में खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन के मुताबिक ये पूरा महीना तिमाही नतीजों का रहने वाला है जो अच्छा रह सकता है और बाजार में अब तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले इस मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर आगे भी बढ़त की उम्मीद बन सकती है। उन्होंने कहा कि फार्मा सेक्टर में बायोकॉन और सिंजिन के शेयरों में खरीदारी की सलाह होगी। ये हफ्ते भर में 7 से 10% का रिटर्न दे सकते हैं और इस समय आपको फार्मा सेक्टर में ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोरोना काल में ये सेक्टर सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला दिख रहा है। तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करके ही करें। बाजार की दिशा देखें एक बार, बहुत ज़्यादा माहौल गिरावट का बन चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।